अरे दोस्तों, आज कुछ हम डेवलपमेंट बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में किसमें परिवर्तन आता है? शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता से किसमें परिवर्तन आता है? कैप्सटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व ए चेंज इन। तो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता से किसमें परिवर्तन आता है? तो इसमें कहा जा रहा है कि जितने मान लो बहुत से शुक्राणु हुए, उसमें जो है किस शुक्राणु की निषेचन क्षमता कम है या अधिक है, किस पे डिपेंड करता है। मतलब किस शुक्राणु की निषेचन क्षमता कम या अधिक है, किस पे डिपेंड करता है? तो एक्रोसोम पर। एक्रोसोम शुक्राणुओं के सिर पर पाया जाता है, जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा बने होते हैं, जिसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है, जैसे हाइलुरोनिडेज, एसिड फॉस्फेटेज और स्कॉर्सिन पाया जाता है। तो ये जो एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसिन एंजाइम पाए जाते हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स में बने होते हैं, पाया जाता है, जो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को दर्शाता है, में सहायक होता है, जो शुक्राणुओं के निषेचन क्षमता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? हमें मालूम है कि मनुष्य के शुक्राणु में, देखिए, मनुष्य के सेल के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब 46 गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? मानव सेल में पाए जाते हैं 46। तो एग और स्पर्म दोनों में उसके आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। एग और स्पर्म में जो क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, तो 23 जोड़े गुणसूत्र किसमें पाए जाएंगे? 46 जोड़े जो होते हैं ह्यूमन के सेल में पाई जाती है। तो 23 जोड़े नर या मादा के एग और स्पर्म में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव के लिंग गुणसूत्र में जो होता है 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़े नहीं। 23 जोड़े तो 46 हो जाते हैं। तो 23 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? एग और स्पर्म में 23 जो है क्या पाए जाते हैं? लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, ना कि जोड़े में। ठीक है, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, हाफ पाए जाते हैं। मतलब 23 46 होते हैं, 46 का हाफ 23 हुआ। 23 एग और स्पर्म में दोनों में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज कवर्ड ऑफ श्वेत कंचुक किसका आवरण है? तो यह किसका? श्वेत जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पतली परत होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो किसकी बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो वृषण के चारों ओर घेरे रहते हैं। वृषण को टेस्टिस को चारों ओर से घेरे रहती है। वृषण में 900 कॉयल ट्यूब्स पाए जाते हैं, जिन्हें सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो वृषण को चारों ओर से घेरने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। वृषण टेस्टिस में वृषण को चारों ओर से घेरने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। वृषण में लगभग 900 कॉइल्ड ट्यूब्स पाई जाती हैं, जिन्हें सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जो शुक्राणु बनाते हैं। सेमीफेरस ट्यूब्यूल क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय से कौन संबंधित है? मतलब अंडाशय में कौन रिलीज होता है? रिलीज कौन होता है? अंडाशय में कौन बनता है? तो ओव्यूम, अंडाणु। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु बनता है। अंडाणु ओव्यूम का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है। तो ओवरी अंडाशय में ओव्यूम का फॉर्मेशन होता है। oogenesis प्रक्रिया के द्वारा होता है। oogenesis की प्रक्रिया होता है, एक का फॉर्मेशन होता है। oogoनियम जो मदर सेल होती है, oogoनियम कौन सी होती है? मदर सेल होती है। फाउंड विथिन ईच फीटल ओवरी, प्रत्येक ओवरी में का फॉर्मेशन होता है, दोनों ओवरी में बनते हैं। देखिए, आफ्टर बर्थ के पहले ही बर्थ के बाद क्या होता है? कुछ ओगोनिया जो है डेवलपमेंट हो जाते हैं ओवरी में जो होती है, अंडाशय में जो ओगोनिया डेवलप हो जाते हैं। प्राइमरी oocyte फॉर्म ड्यूरिंग फेटल लाइफ के समय ही प्राइमरी oocyte जो होते हैं फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज सेकेंडरी oocyte ओव्यूम का रिलीज करते हैं। ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन की क्रिया तब उसके बाद होती है। अंडाशय में से कौन संबंधित है? तो कौन सा रिलीज होता है? तो ओव्यूम रिलीज होता है। क्या बनता है वो अंडाशय में? ओव्यूम। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर पर पूर्ण भ्रूण का रूप होता है? देखिए, किस सेल स्टेज अवस्था पे? देखिए, निषेचन के बाद क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के किस स्टेज पर जो है पूर्ण भ्रूण का रूप माना जाता है? पूर्ण भ्रूण का रूप किस रूप को माना जाता है? तो 16 सेल स्टेज में। 16 सेल स्टेज जब हो जाता है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं? पूर्व भ्रूण कहते हैं। पूर्ण भ्रूण का ही रूप माना जाता है 16 सेल स्टेज। जबकि इम्प्लांटेशन जो होता है 16 सेल के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। तो 16 सेल स्टेज को ही पूर्व
भ्रूण कहा जाता है, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है 16 सेल स्टेज को, प्रो एम्ब्रियो कहा जाता है, प्रारंभिक एम्ब्रियो कहा जाता है 16 सेल स्टेज को। यह इम्प्लांटेशन से पहले बनता है, जब गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होता है, उससे पहले बनता है, तो 16 सेल स्टेज को प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं, प्रारंभिक एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज स्टेबलाइज्ड। तो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न होता है ये दृढ़ होता है, किस प्रकार का होता है? तो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न होता है डिम्बाणु जनन कोशिका का, तो किस प्रकार का होता है? ड्रोसोफिला में जो पैटर्न होता है डिम्बाणु जनन कोशिका का, वह कैसे होता है? तो स्टेबलाइट मतलब होता है। तो ड्रोसोफिला में जो पैटर्न होता है दृढ़ प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? दृढ़, कठोर प्रकार का होता है। तो ठीक है, तो इसमें जब oocytes बनता है, देखिए जब oocyte का फॉर्मेशन होता है ड्रोसोफिला में, तो क्या होता है, इसी को हम डिम्बाणु जनन कहते हैं, कोशिका का उत्पादन होता है। उस समय क्या होता है, उसमें इनका पैटर्न जो होता है व्यवस्था जो होता है दृढ़ प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवस्था जो है पैटर्न इनका जो है दृढ़ प्रकार का होता है। स्टेबलाइज जो होता है, मतलब स्टेबलाइज मीन्स होता है व्यवस्था जो इनका होता है या दृढ़ प्रकार का होता है। किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? तो दृढ़ प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, द न्यूट्रिशन सेल फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर। तो शुक्र जनन नलिकाओं में मिलती पोषण किसके द्वारा मिलती है? शुक्र जनन नलिकाओं में मिलती किन कोशिकाओं के द्वारा जो है पोषण मिलता है? शुक्र जनन नलिकाएं जहाँ पे मतलब स्पर्म का निर्माण होता है, वहाँ पे उनको पोषण किसके द्वारा मिलता है? वहाँ पे सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो सर्टोली कोशिकाएं वहाँ पर होती हैं, जो जब ये डिवीजन होती हैं तो उनको न्यूट्रिएंट्स जो देती हैं, कौन सी सेल देती हैं? सर्टोली कोशिकाएं देती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बुफेलो वाज प्रोड्यूस। कौन जो होता है कृत्रिम वीर्य संचेदित भैंस को उत्पाद किया गया था? किस भैंस को जो है, मतलब कहाँ पे तो कहाँ पे जो है प्रथम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुफेलो को प्रोड्यूस किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम वीर्य संचित भैंस को इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में सन 1943 में उत्पन्न किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम वीर्य संचित मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बुफेलो का फॉर्मेशन कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। तो कौन सा स्थान था? इलाहाबाद में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में स्थित है। वहाँ पे सबसे सर्वप्रथम जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बुफेलो का फॉर्मेशन किया गया था। बुफेलो में भैंस का फॉर्मेशन किया गया था। इलाहाबाद में सन 1943 में उत्पन्न किया गया था। द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis, अन्न जनन से निर्मित ध्रुवकाय जो पोलर बॉडी बनती है अन्न जनन के समय, वह किस प्रकार की होती है? बताइए, अगुणित होती है कि द्विगुणित होती है कि पॉलीप्लॉइडी होती है? तो क्या होती है? तो अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। जो पोलर बॉडी बनती है, बार बॉडी जो बनती है, वह कैसी होती है? हैप्लॉइड कंडीशन की होती है। प्राइमरी oocyte जो होती है 2n प्रकार की होती है। प्राइमरी oocyte क्या होती है? 2n प्रकार की होती है। इससे एक अगुणित पोलर बॉडी बनने के बाद सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड हो जाते हैं। एक पोलर बॉडी बनने के बाद सेकेंडरी oocyte जो बनती हैं वह कैसी होती है? हैप्लॉइड हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मनुष्य के गुणसूत्रों में से किस समूह में वाई गुणसूत्र पाया जाता है? वाई क्रोमोसोम कम इन व्हिच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। मनुष्य के गुणसूत्रों में मतलब क्या कहा जा रहा है? मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूह में वाई गुणसूत्र पाया जाता है? बताइए, तो कुछ कंडीशन दिया गया है, तो किस समूह में जो है वाई गुणसूत्र पाया जाता है उसको आपको बताना है। देखिए, गुणसूत्र को हम देखें, मनुष्य के गुणसूत्र को, तो उनको जो है निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया गया। क्रोमोसोम पेयर ए, 1 से 3 पेयर तक को ग्रुप 1 बोला जाता है। क्रोमोसोम पेयर दूसरा जो होता है जो बी कहते हैं, 4 से 5 तक बी, और 6 से 12 सी कहते हैं, जिसमें एक्स क्रोमोसोम भी पाया जाता है, जिसमें 6 से 12 में सी ग्रुप बोला जाता है, 13 से 15 में डी ग्रुप बोला जाता है, 16 से 18 को ई बोला जाता है, और 19 से 20 को एफ ग्रुप बोला जाता है, और 21 से 22 को जी ग्रुप बोला जाता है। तो वाई गुणसूत्र जो होता है पूछा जा रहा है किस ग्रुप में पाया जाता है? तो जी वाले में पाया जाता है। 21 से 22 वाले में जो है वाई क्रोमोसोम पाया जाता है। वाई क्रोमोसोम जो है 21 से 22 वाले समूह में पाया जाता है। गुणसूत्र वाई जो है 21 से 22 वाले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के संतति में ह्यूमन बीइंग सेक्स और ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड। जो लिंग निर्धारण होता है, ऑफस्प्रिंग का निर्धारण होता है
ऑफस्प्रिंग का निर्धारण किसके द्वारा है, होता है पिता का लिंग गुणसूत्र के द्वारा। पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो है ऑफस्प्रिंग का निर्धारण होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ पाए जाते हैं? सर्टोली सेल मैमेलियन टेस्टिस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मैमेलियन टेस्टिस में पाया जाता है। तो क्या होता है, यह जो है स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देता है। अगला क्वेश्चन वही है, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? वृषण में पाई जाती हैं। ह्यूमन के क्या वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं प्यूबर्टी के समय विभाजित नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं प्यूबर्टी के बाद विभाजित नहीं होती है या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। प्यूबर्टी के बाद जो विभाजित नहीं होती हैं यह क्या है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है या विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण करते हैं जिसकी जरूरत शुक्राणुओं के समय होती है। शुक्राणु जनन, देखिए सर्टोली कोशिकाएं जो होती है विभिन्न पदार्थों का सिक्रीशन, मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाते हैं। तो सर्टोली कोशिकाएं में विभाजन भी नहीं पाती। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो सर्टोली कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये विभिन्न पदार्थों का श्रावण करती हैं जिसकी ज़रूरत शुक्राणुओं को होता है। शुक्राणु जनन के समय जिसकी आवश्यकता जो है शुक्राणुओं को होती है। शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु के सिर सर्टोली कोशिकाओं में डूबे रहते हैं। ध्यान दीजिए, शुक्राणु जब बन जाते हैं उनका सिर, शुक्राणु का सिर जो है सर्टोली कोशिकाओं में डूबे रहते हैं। यह अंतःस्रावी या वास्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं। सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं अंतःस्रावी या वास्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं। यह है सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का श्रवण करते हैं और इनहिबिशन हार्मोन्स का श्रवण करते का भी श्रवण करते हैं। तो हम लोगों ने प्यारे दोस्तों देखें कि सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं प्यूबर्टी जब मनुष्य में आ जाता है तो उसमें विभाजन फिर नहीं होता है और वे जो होती हैं कुछ पदार्थ श्रावण करते हैं जिससे शुक्राणु जनन के समय उनको न्यूट्रिएंट्स देते हैं शुक्राणुओं को। शुक्राणु जब परिपक्व हो जाते हैं तो शुक्राणु का सिर जो होता है सर्टोली कोशिकाओं में डूबा हुआ रहता है। इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओमेन इज, स्त्री में निषेचन स्थल होता है। कौन सा स्थान होता है जहाँ पे निषेचन क्रिया पाई जाती है? तो स्त्रियों में जो है फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन दो प्रकार का होता है, मादा के शरीर के बाहर बाह्य निषेचन होता है जैसे जलीय जंतुओं में होता है, और मादा जंतु के शरीर के अंदर अंतर निषेचन होता है, इंटरनल निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है जैसे स्थलीय जंतुओं में अधिकतर क्या होता है, इंटरनल निषेचन होता है। अंतर निषेचन में निषेचन स्त्री के फैलोपियन नलिका में होता है। इस नलिका के आखिरी छोर पर अंडाशय लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, आखिरी छोर पे क्या ओवरी पाई जाती है जहाँ पे एग बनता है और फैलोपियन टिश्यू से होता हुआ एग आता है जिससे अंडाणु निकलते हैं और निषेचन के पश्चात गर्भाशय में बच्चे का विकास होता है। यूट्रस में जो बच्चा जाकर ट्रांसप्लांट करता है और वहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। गर्भाशय की दीवार से शिशु का प्लेसेंटा जुड़ा होता है। शिशु का प्लेसेंटा जो होता है गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लाउड आर फाउंड इन, माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अंडाणु में, अंडाणु ओव्यूम में पाए जाते हैं। अंडाणु जनन की क्रिया भ्रूणीय अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब भ्रूण के रूप में बच्चा होता है, बच्ची होती है, जब बच्ची जो भ्रूण का फीमेल का भ्रूण होता है उसमें जो भ्रूण बनते रहते हैं उसी समय ओव्यूम का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अंडाणु जनन की लंबी वृत्त अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है जो मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए क्या होता है, क्वेश्चन यही पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बादल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की बादल मतलब उनकी संख्या अधिक हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, बादल मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कब अधिक हो जाता है? किसमें अधिक हो जाता है? ओव्यूम में, अंडाणु में। जब अंडाणु बनते हैं उस समय क्या होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जब इनमें वृद्धि पाई जाती है, जब अंडाणु में डेवलपमेंट होता है, वृद्धि पाई जाती है, उस समय जो है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या तेजी से बढ़ जाती है जो मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया के बादल बना लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना लेते हैं? बादल बना लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बादल इस पर जो है अंडाणु जनन के समय कब बनता है? जब अंडाणु में वृद्धि होता है। कहाँ पे? जब ओवरी में अंडाणु का वृद्धि होता है उस समय उनमें उनकी संख्या अधिक बढ़ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तब उस समय को ही हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बादल बन जाते हैं। बादल मतलब उनकी संख्या अधिक होना ही बादल कहलाता है। शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया फीते के आकार का होता है। शुक्राणु में जब आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है? स्पाइरल शेप्ड का होता है माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे, जो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जिसे नीबेन कर्ण कहते हैं। नीबेन मध्य भाग में पाया जाता है। उस कंडीशन को, उस समय उसको क्या कहते हैं? नीबेन
कर्ण कहते हैं। अमीबा में साधारणतः माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अमीबा में जो है साधारण माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तनियों के शुक्रजनन नलिका के अनुपस्थित काट में निम्नलिखित में से स्तनियों के शुक्रजनन नलिका के अनुपस्थित काट में को क्या उपस्थित नहीं होता। ये पूछा जा रहा है कि स्तनियों मतलब जो स्तनी होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, मतलब स्तनीय जो मेमल्स होते हैं, जो मेमेलियन होते हैं, उनमें जब सेमनीफेरस टू शुक्रजनन नलिका जो होती है, जो मेल होते हैं, जब उनमें शुक्रजनन नलिका होती है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है। देखिए, जब शुक्रजनन नलिका वृषण में पाई जाती है, आप जानते हैं कि वृषण में शुक्रजनन नलिका पाई जाती है जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। हम जानते हैं अगर हम इनके अनुपस्थित काट देखें, शुक्रजनन नलिका के अनुपस्थित काट देखें, काटा जाए तो क्या दिखाई देंगे, स्पर्मेटोगोनियम दिखाई देंगे, स्पर्मेटोसाइट दिखाई देंगे, स्पर्मेटिड दिखाई देंगे, स्पर्मेटिड दिखाई देंगे, और जो इमोबल स्पर्मेटोजोआ दिखाएंगे। स्पर्मेटोजोआ जो क्या होते हैं, इमोबल होते हैं, मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्पर्म नहीं दिखाई देंगे। गतिशील शुक्राणु नहीं उपस्थित होते। जो गतिशील शुक्राणु होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ बनता है, मोबाइल स्पर्मेटोजोआ के बाद वो आगे बढ़ जाता है, तब उसके बाद शुक्राणु का निर्माण होता है। इसलिए तो शुक्रजनन नलिका होती है, वहाँ पे गतिशील शुक्राणु नहीं उपस्थित होते। वहाँ पे गतिशील शुक्राणु, शुक्रजनन नलिका में गतिशील शुक्राणु नहीं पाए जाते हैं, जबकि उसके आगे जाकर वे गतिशील शुक्राणु बनते हैं। उसके पहले क्या हो बनते हैं, इमोबल स्पर्मेटोजोवल होते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो है मोबेबल होते हैं। गतिमान कौन होते हैं वहाँ पे, स्पर्मेटोजोआ होते हैं, ना कि गतिशील शुक्राणु। ठीक है, गतिशील शुक्राणु उसके आगे पहुँच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज जो पहला विदलन होता है जाइगोट में किस प्रकार का होता है। मेढक के युग्मज में प्रथम विदलन होता है। किस प्रकार का मेढक के जो विदलन होता है जाइगोट में, जब वो जाइगोट बन जाता है निषेचन क्रिया के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। तो जाइगोट जब बनने के बाद एक सेल होता है, एक सेल स्टेज हम कह सकते हैं। अब उनमें जब पहला विभाजन होता है तो किस प्रकार का होता है, पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक होता है, अनइक्वल प्रकार का विभाजन इनमें पाया जाता है। जब मेढक का जाइगोट बनता है, जो इनमें पहला विभाजन होता है, तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल प्रकार का होता है। तो क्योंकि इसमें पीत का भार ज़्यादा वेजिटल पोल भाग में होता है। पीत का जो भार ज़्यादा होता है कहाँ, वेजिटल पोल की ओर होता है। इसके पश्चात बने ब्लास्टोमियर असमान आकार के होते हैं। इसके पश्चात जो ब्लास्टोमियर बनता है वो असमान प्रकार के होते हैं, मतलब असमान मतलब डिफरेंस प्रकार के होते हैं। अतः मेढक के युग्मनज में प्रथम विदलन पूर्णभंजी प्रकार का होता है। मेढक के युग्मनज में जो प्रथम विदलन होगा जो क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है जाइगोट में, इसमें क्या है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। किस प्रकार का होता है, होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज होता है। प्रिमिटिव स्टिक इन चिक कंप्लीटेड इन, चूजे में जो है अविकसित जठर तंत्र नलिका बनती है। चूजे में जो प्रिमिटिव स्टिक जो बनती है इन चिक कंप्लीटेड इन कितने घंटे में बनता है। अगर आपसे पूछा जाए चूजे जो होते हैं उनमें प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण जो होता है कितने घंटे में होता है, तो लगभग 16 से 18 घंटे में। मुर्गी के अंडे में प्रिमिटिव स्टिक का पूर्ण विकास होता है। चूजे में जो प्रिमिटिव स्टिक बनता है, चिक में क्या है, चूजे में जो अविकसित जठर तंत्र नलिका बनती है। प्रिमिटिव स्टिक जठर तंत्र नलिका कहिए या प्रिमिटिव स्टिक का निर्माण जो होता है, जठर तंत्र नलिका जो होती है कितने समय में बन जाती है। जठर तंत्र नलिका का निर्माण 16 से 18 घंटे में मुर्गी के अंडे में हो जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव स्टिक पूर्ण हो जाती है। जठर तंत्र नलिका का फॉर्मेशन 16 से 18 घंटे में पूर्ण हो जाता है मुर्गी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूजे जो चिक एम्ब्रियो होता है कि भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले दिखने वाली भ्रूण झिल्ली कौन होती है। अगर चिक एम्ब्रियो को सबसे पहले कौन सी झिल्ली दिखती है, आपसे पूछा जाए जो 3 झिल्लियाँ होती हैं तो सबसे पहली झिल्ली कौन होती है, याक्सेक होती है, ना कि एलेंटोइस होता है, ना कि एमनियान होता है, ना कि एलेंटाइस होता है। सबसे पहले कौन सी भ्रूण झिल्ली दिखती है, एम्ब्रियोसेक जो होती है, योग आवरण जो होती है, सबसे पहली झिल्ली होती है, यही दिखाई देती है, क्योंकि पक्षियों में यह दिखाई देने वाला पहली कला होती है। स्तनियों का अंडा टीलोस्थल होता है। स्तनियों का अंडा जो होता है, स्तनधारियों का अंडा कैसे होता है, टीलोस्थल होता है। यॉर्क सेक्स से प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यॉर्क सेक्स से प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, स्तनधारियों में जो होता है, यॉर्क सेक्स से प्रारंभिक भ्रूण अवस्था जब होती है, यॉर्क सेक्स के द्वारा ही
आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, स्तनियों में जो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी बनती है, याकचक के द्वारा ही प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण याकचक के द्वारा ही होता है। जो पीतक कला होती है उसी के द्वारा ही जो है आरबीसी का निर्माण किस समय होती है? भ्रूणीय अवस्था, प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण याकचक के द्वारा ही होता है। और मेरा क्वेश्चन क्या था कि प्रारंभिक भ्रूणीय झिल्ली कौन दिखाई देती है? चिक एम्ब्रियो में, मतलब चूजे, मुर्गे के चूजे में जो है, कौन सी पक्षियों के चूजे में कह सकते हो तो याकचक जो होता है सबसे प्राथमिक झिल्ली दिखाई देती है। और हम कह सकते हैं स्तनधारियों में का अंडा टीलोल स्थल होता है। कैसे? स्तनधारियों का अंडा, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे टीलोल स्थल अंडाणु जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? ये पक्षी स्तनधारियों में नहीं, स्तनधारियों में टीलो नहीं पाया जाता, रेप्टाइल्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। टीलोल स्थल एक जो है अधिकतर, आप यहाँ पे आपकी बात बर्ड्स की बात, तो बर्ड्स में जो होता है किस प्रकार का, बर्ड्स में जो होता है किस प्रकार का अंडा पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है, तो टीलोल स्थल प्रकार का होता है। इनमें याकचक के द्वारा ही भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। भ्रूणीय अवस्था में इनमें आरबीसी का निर्माण याकचक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एपिडिडाइमस सेल आर फाउंड इन, कहा जा रहा है कि एपिडिडाइमस सेल कहाँ पाई जाती हैं? एपिडिडाइमस सेल जो होती है कहाँ पाई जाती है? एपिडिडाइमस सेल जो होती है ये जो होती है एपिडिडाइमिस में पाई जाती है। एपिडिडाइमिस जो नली होती है वहाँ पर ही एपिडिडाइमस सेल पाई जाती हैं। एपिडिडाइमिस जो होती है वीरवाहिनी नलिकाओं में, एपिडिडाइमिस ट्यूब में पाई जाती है, नलिकाओं में पाई जाती है, परस्पर मिलकर अर्धवृषण नलिका का निर्माण करती हैं। एपिडिडाइमिस वाहिकाएं जो नलिकाएं जो होती हैं ये मिलकर अर्धवृषण नलिका का निर्माण करती हैं, जो लगभग 6 मिलीमीटर लंबा होता है। अपवाहक नलिकाएं अर्धवृषण नलिका में ही खुलती हैं। अपवाहक नलिकाएं जो होती हैं अर्धवृषण नलिका में ही खुलती हैं। लीवर में मतलब अर्धवृषण नलिका में ही ये खुलती हैं। अगला क्वेश्चन है संचित डिम्ब बीजांड पाए जाते हैं। क्यूमुलस ओफोरस इज फाउंड। क्यूमुलस ओफोरस क्या होते हैं? या संचित डिम्ब बीजांड होते हैं, मतलब एक होते हैं स्टार्टिंग में ही जब भ्रूण बनता रहता है उसी समय क्यूमुलस ओफोरस का निर्माण हो जाता है भ्रूण में ही। तो इसी को हम क्या कहते हैं? संचित डिम्ब बीजांड कहते हैं। या कहाँ बनते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ओवरी में पाए जाते हैं। संचित डिम्ब बीजांड जो होते हैं ओफोरस अंडाशय में पाए जाते हैं। यौनारंभ के पश्चात ये क्या होते हैं? संचित बीजांड जो होते हैं ओफोरस जो होते हैं, संचित डिम्ब बीजांड जो होते हैं अंडाशय के चारों तरफ एक आवरण के रूप में उत्पन्न होता है। अंडाशय के चारों तरफ एक आवरण के रूप में उत्पन्न होता है। इसमें से मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा जुड़ी होती है। इनसे जो होता है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा जुड़ी होती है, जिनमें द्वितीयक अंडकोशिकाएं पाई जाती है। मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा जुड़ी होती है, इनमें ही द्वितीयक अंडकोशिकाएं बनती हैं। तो द्वितीयक अंडकोशिकाएं किसमें बनती हैं? द्वितीयक अंडकोशिकाएं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा से जुड़ी होती हैं और यहीं पे द्वितीयक अंडकोशिकाएं सेकेंडरी oocytes बनती हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिमिटिव स्टिक बिकम प्रोमिनेंट इन हैंस। मुर्गी में जो है प्रिमिटिव स्टिक जो बनती है इन एग इंक्लूडेड फॉर, मुर्गी के अंडे की आध रेखा जो बनती है प्रिमिटिव स्टिक जो बनती है कितने समय तक उष्मायित होने के उपरांत महत्वपूर्ण हो जाती है? कितने समय तक उष्मा दी जाती है? तो द प्रिमिटिव स्टिक बिकम प्रोमिनेंट इन हैंस एग अनक्यूबेटेड फॉर 16 आवर के बाद, अगर 16 घंटे के बाद जो होता है ये बन जाती हैं। ये जो होता है 16 घंटे के बाद क्या होती है? बन जाती हैं। 16 घंटे उष्मायन के बाद प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है। घंटे जब उष्मायन देते हैं तो उसमें क्या होता है? मुर्गियों में क्या होता है? प्रिमिटिव स्टिक, या पक्षियों में भी कह सकते हो प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं 33 घंटे के चिक भ्रूण में कितने सोमाइट्स होते हैं? आपसे पूछा जाता है कि एक मुर्गी के भ्रूण में 33 घंटे में कितने सोमाइट्स बनते हैं? तो सोमाइट के द्वारा भ्रूण के क्रमिक विकास को चरणबद्ध तरीके से जाना जा सकता है। 21 घंटे के चिक भ्रूण में 2 सोमाइट्स, 21 में 2 आया, 21 में 2, 24 में 4, 33 में 13 सोमाइट्स होते हैं। 52 जोड़ी सोमाइट्स एक चूजे के पूर्ण विकास के दौरान देखे जाते हैं। तो पूर्ण विकास कब हम समझते हैं? एक चिक एम्ब्रियो का पूर्ण विकास हो जाता है तो 52 जोड़ी सोमाइट्स के बाद उनमें पूर्ण विकास देखा जाता है। तो 21 में 2, 24 में 4 सोमाइट्स, 21 घंटे में 2 सोमाइट्स, 24 घंटे में 4 सोमाइट, 33 घंटे में 13 सोमाइट
इस प्रकार याद करने भी सही है। 21 में 2, पहले 2 है तो क्या हुआ 2, 24 में 4 है तो 4 सोमाइट, 33 में 3 है तो 13 सोमाइट। इस प्रकार से याद भी कर सकते हो, आसान है, आसान रहेगा। 21 में 2 है तो 2 सोमाइट्स, 21 में 1 2 है ना तो 2 सोमाइट्स होगा। 24 में 4 है तो 4 सोमाइट्स, 33 में 13 सोमाइट्स। और इस प्रकार से आप याद भी कर सकते हैं कि कितने घंटे में कितने सोमाइट का फॉर्मेशन होता है, आप याद भी कर सकते हैं। और पूर्ण विकास में 52 सोमाइट्स बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुर्गी के चूजे में जो है कितने सोमाइट बनते हैं, तो एम्ब्रियो में कितने सोमाइट बनते हैं, पूर्ण डेवलप होने पर 52 सोमाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फाउंड। मेढक में निषेचन कला का निर्माण कब होता है? मेढक में निषेचन कला का फॉर्मेशन, मेढक में निषेचन कला का निर्माण निषेचन के बाद होता है। मेढक में निषेचन कला का निर्माण जो होता है निषेचन के बाद होता है। मेढक में नर तथा मादा युग्मकों में 13 गुणसूत्र होते हैं। मेढक के नर तथा मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं? युग्मकों में गैमिट जो बनते हैं उनमें 13 गुणसूत्र होते हैं। एक गैमिट जो बनता है 13, 13 दूना 26। अगर आपसे कहा जाए इनकी सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 26 होते, 13 दूना 26। तो मेढक के नर और मादा में कितने गुणसूत्र होते हैं? युग्मक गैमिट में 13 गुणसूत्र होते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज बनते हैं, जाइगोट। अब आपसे पूछा जाए जाइगोट में कितने गुणसूत्र होंगे, 13 दूना 26 का निर्माण होता है। जबकि द्विगुणित होते हैं, जाइगोट क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। मेढक अपना अंडा पानी में छोड़ देता है, अतः अंडे में वह निषेचन पाया जाता है। निषेचन के पश्चात निषेचित अंडे के चारों ओर निषेचन कला का निर्माण होता है। अरे दोस्तों, जब वह निषेचन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही निषेचन कला का निर्माण होता है। यही पूछा जा रहा है, मेढक में निषेचन कला का निर्माण कब होता है? तो मेढक में निषेचन कला का निर्माण आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज, प्राथमिक अंड कला कौन सी होती है? प्राथमिक अंड कला जो एक के चारों ओर जो कला पाई जाती है, प्राथमिक एक कला कौन होती है? प्राथमिक अंड कला जोना पेल्यूसिडा होती है। जोना पेल्यूसिडा जो होती है प्राथमिक एग मेम्ब्रेन होती है। यह स्तनधारियों में पाई जाती है। जोना पेल्यूसिडा जो होता है स्तनधारियों में पाई जाती है, जो प्राथमिक एग मेम्ब्रेन होती है। जोना पेल्यूसिडा एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है जो स्तनियों के ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ओसाइट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ घेरे रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेरे रहती है। जोना पेल्यूसिडा ओसाइट और फॉलिकल सेल दोनों से स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, जोना पेल्यूसिडा जो होती है प्राथमिक जो है मेम्ब्रेन जो होती है, जोना पेल्यूसिडा एक प्राथमिक मेम्ब्रेन होती है एक के चारों ओर। ये जो होता है किसके द्वारा स्रावित होती है? आपसे पूछा जाए कि जो जोना पेल्यूसिडा ओसाइट होता है, जो मेम्ब्रेन होती है अंड के चारों ओर, प्राथमिक अंड के मेम्ब्रेन होती है, प्राथमिक मेम्ब्रेन होती है एक के ऊपर। जोना पेल्यूसिडा ओसाइट जो प्राथमिक मेम्ब्रेन होती है, यह जो है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ओसाइट और एग और फॉलिकल सेल और एक के द्वारा, दोनों के द्वारा जोना पेल्यूसिडा का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए, जो प्राथमिक अंड कला का निर्माण बनाता है जोना पेल्यूसिडा, या किसके द्वारा स्रावित होता है? ओसाइट मतलब एग और फॉलिकल सेल के द्वारा स्रावित होता है। एग और फॉलिकल सेल के द्वारा स्रावित होता है। देखिए, जोना पेल्यूसिडा जो है ओसाइट के चारों ओर पाया जाता है। तो जोना पेल्यूसिडा ओसाइट जो के चारों ओर पाया जाता है। जोना पेल्यूसिडा जो लेयर प्राथमिक लेयर होती है ओसाइट के चारों ओर पाया जाता है। यह लेयर जो होती है ओसाइट के मृत और निषेचन, यह ओसाइट यह जो पहली लेयर जोना पेल्यूसिडा होता है, यह ओसाइट के चारों ओर पाई जाती है, एक के चारों ओर पाई जाती है। मृत और निषेचन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, या मृत और निषेचन दोनों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। किसके मृत्यु के लिए? एग जो ओसाइट होता है इसके मृत और निषेचन दोनों के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जोना पेल्यूसाइट ओसाइट होता है, जो प्राथमिक लेयर होती है अंड के ऊपर, एक के ऊपर जो पहली मेम्ब्रेन होती है उसे जोना पेल्यूसाइट कहते हैं। द रीजन वेयर स्पर्म एंटर द ओव्यूम, ओव्यूम में जहाँ से इंटर करता है स्पर्म, उससे क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंडाणु का वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करता है क्या कहलाता है? प्रवेश कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रवेश कोण, रिसेप्शन कोण कहलाता है। जैसे रिसेप्शन पे बैठाते हैं ना लोगों को, तो वहाँ पे प्रवेश कोण होता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को बैठाया जाता है। तो रिसेप्शन कोण वो होता है जहाँ पर से शुक्राणु प्रवेश करता है अंडाणु में, उसको क्या कहते हैं? रिसेप्शन कोण कहते हैं, प्रवेश कोण कहते हैं। रिसेप्शन कोण मतलब एक के अंदर जब स्पर्म प्रवेश करता है, जिस स्थान से प्रवेश करता है उसे रिसेप्शन कोण कहते हैं, प्रवेश कोण कहते हैं। तो अंडाणु के वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करता है वह रिसेप्शन कोण या प्रवेश कोण कहलाते हैं। रिसेप्शन कोण, ठीक है। निषेचन जब दो शुक्राणु में आपस में होता है तो जाइगोट बनता है, आप जानते हैं। जाइगोट बनने के बाद
स्त्री के जो अंडाणु होता है, जो एग होता है, एग जो होता है जहाँ पे जाइगोट बना, तो प्लाज्मा झिल्ली के बाहर क्या करता है, वो प्लाज्मा के झिल्ली के बाहर जो विटेलाइन इनवेलप पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक लेयर पाई जाती है जिसे वाइटेलाइन इनवेलप कहा जाता है। वाइटेलाइन इनवेलप कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली होती है। युग्मन जो अंडाणु होता है उसके चारों ओर एक निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद उसके चारों ओर जो एक लेयर पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर। तो अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर विटेलाइन इनवेलप पाया जाता है, वाइटेलाइन इनवेलप पाया जाता है, जहाँ से अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता है। कहाँ से, जिसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। अब क्या करता है, अंडाणु जो होता है एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता है, जिसे क्या कहते हैं, पाई जाती है। अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता है, उसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे फर्टिलाइजिन कहते हैं। अब से पूछा जाए कि युग्मक जो अंडाणु होता है निषेचन हो जाने के बाद प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक विटेलाइन एनवलप पाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि विटेलाइन एनवलप कहाँ पाया जाता है, अंडाणु के ऊपर प्लाज्मा झिल्ली के, अंडाणु के ऊपर प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर विटेलाइन एनवलप पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि अंडाणु एक रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता है निषेचन के बाद, तो कौन सा होता है, फर्टिलाइजिन होता है। और शुक्राणु जो रासायनिक पदार्थ का श्रावण करता है वह कौन सा होता है, एंटी फर्टिलाइजिन। शुक्राणु जो होता है एंटी फर्टिलाइजिन का सिक्रेशन करता है, जबकि अंडाणु जो होता है वह फर्टिलाइजिन पदार्थ का श्रावण करता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थ फर्टिलाइजिन का श्रावण करता है, और शुक्राणु जो है रासायनिक पदार्थ किसका श्रावण करता है, एंटी फर्टिलाइजिन का श्रावण करता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये कुछ क्वेश्चन हुए जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे भी मोटिवेट मिलते रहें। आप बहुत से 4-5 वीडियो के अंदर, 3-4 वीडियो के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलपमेंट बायोलॉजी के आपको दिए जाएंगे। तो ये पहला वीडियो था प्यारे दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें प्यारे दोस्तों, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।